कोई इख्तलाफात तो नहीं हो गए आपस में? हो गए? ओए, ओके। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, अभी तक हमने जो हम लास्ट लेक्चर्स तक हमने पढ़ा है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। नाउ आफ्टर creating logical database design, we switch and move forward and start creating physical database design. Now, so in this week and probably next week as well, we are going to discuss various aspects of physical database design. So the purpose of physical database design is to translate the logical description of data into technical specifications for storing and retrieving the data. तो मकसद ये है कि जब लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन बना ली हमने, अब हमने इसको डेटाबेसेस डीबीएमएस के अंदर लेकर जाना है। तो डीबीएमएस में जब हम डेटाबेस को लेकर जाते हैं तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और क्या उसका प्रोसेस होगा। तो दिस इज व्हाट फॉल्स अंडर फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, and the goal is to create a design for storing data that will provide adequate performance and ensure database integrity, security and recoverability. डेटाबेस कई दफ़ा करप्ट हो जाती है, फिर आपने रिकवर करना होता है। अगर आपने बैकअप्स वगैरह बनाए हुए हों तो आपने बैकअप बनाने का पूरी स्ट्रेटजीज बिल्ड की जाती हैं। सिक्योरिटी अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपने उसमें ऑथराइजेशन भी आ जाती है कि किस टेबल की एक्सेस किसको देनी है, किसको नहीं देनी। और इंटेग्रिटी में आपकी पूरा ओवरऑल डेटा की कंप्लीटलीनेस, डेटा की जो है करेक्टनेस, ये सारी चीज़ें डेटा की इंटेग्रिटी में आ जाती हैं। और परफॉर्मेंस का बुनियादी पर्पस यही है कि हाउ एफिशिएंटली यू कैन रिट्रीव the data when you need. This falls under the performance. So goal क्या है कि हम ये सारी चीजें कैसे बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। So प्रोसेस क्या है इसका? अब जब हम लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है और अब हमने फिजिकल डेटाबेस डिजाइन हमने करना है, तो वी नीड सम इनपुट्स में आपको नजर आ रहा है कि वी नीड नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस। ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में कर लिया हुआ है और हमने नॉर्मलाइजेशन कर ली होगी, और वो नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आप बस डेटा व्यू वॉल्यूम के एस्टिमेट्स कि आपका जो डेटा होगा उसको क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी एक्सेस करने की, और उनके कितनी रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज हर टेबल में कितनी एक्सपेक्टेड है, कितनी नंबर ऑफ रोज एक्सपेक्टेड है और कितना एक्सेस फ्रीक्वेंसी है। ये दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस होती हैं जो कि आप के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जी आपको नजर आ रहा है डेटा वॉल्यूम एस्टिमेट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग डाटा। थर्डली आ गया एट्रीब्यूट की डेफिनेशंस, कि जितने भी एट्रीब्यूट की डेफिनेशन में जनरली डेटा उनके एट्रीब्यूट की डेटा टाइप्स आ जाती हैं और एट्रीब्यूट्स की उनकी फील्ड की लेंथ कितनी होगी। क्या आप वेरिएबल लेंथ के डेटा होगा, किस फील्ड का वेरिएबल लेंथ का डेटा होना चाहिए, किस फील्ड का फिक्स लेंथ का डेटा होना चाहिए, किस फील्ड्स के अंदर आपने इमेजेस रखनी है, वीडियोस रखनी है। तो आप कई किस्म की डेटाबेसेस के अंदर फील्ड्स होती हैं और आपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है कि कौन सी डेटा टाइप आपने किस फील्ड के लिए या किस कॉलम के लिए रखनी है। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपने होमवर्क ऑलरेडी आपका हुआ होना चाहिए। देन रिस्पांस टाइम एक्सपेक्टेशंस, इसमें आपके जब आप डेटा में भी ओवर द वेब एक्सेस कर रहे हैं
या आप ओवर द नेटवर्क उसको रन कर रहे हैं, देयर विल बी वेरियस क्लाइंट्स, देयर विल बी सर्वर्स, तो हर एक की अपनी लेटेंसी होती है या डिलेज होते हैं। वेब की अपनी लेटेंसी होगी, सिस्टम की अपनी लेटेंसी होगी, डेटा आपके रिप्लाई करने की, नेटवर्क की अपनी लेटेंसी होंगी, और ये सारे जो इश्यूज हैं इन सब को आपने कैटर फॉर, उस सब से रिलेटेड आपका एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि डेटा कितना रैपिडली रिट्रीव करना चाहिए। देन डेटा सिक्योरिटी नीड्स, इसमें एक्सेस कंट्रोल की नीड्स आ सकती हैं कि किस यूजर को क्या डेटा एक्सेस देनी है हमने, डेटा की इंक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और डेटा मास्किंग की इंफॉर्मेशन। डेटा मास्किंग, आप जनरली डेटा हाइड कर देते हैं ताकि डेटा विजिबल ना हो, कुछ तो कौन सी फील्ड्स को हाइड करना चाहिए, कौन सी फील्ड को हाइड नहीं करना चाहिए, इस किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी दोज विल फॉल अंडर डेटा सिक्योरिटी नीड्स। इसके बाद बैकअप और रिकवरी की क्या नीड्स होंगी। बैकअप की प्रॉपर डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, वीकली करना है, डेली करना है, रात को 12 बजे अपडेट बैकअप शुरू होना चाहिए जैसे जनरली हमारी एप्स में होता है, तो इसकी भी प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, वो स्ट्रेटजीज आपके पास प्लान होनी चाहिए। देन इंटेग्रिटी एक्सपेक्टेशंस, मतलब है कि डेटा की इंटेग्रिटी की बात हो रही है कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं डेटा की एक्यूरेसी से रिलेटेड, डेटा की कंसिस्टेंसी से रिलेटेड, और डेटा कंप्लीटलीनेस से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, दोज शुड बी ऑलरेडी डिबेटेड, डिस्कस, फॉर्मलाइज्ड। और डेटाबेस टेक्नोलॉजी, कौन सी डेटाबेस टेक्नोलॉजीज आप यूज करने का प्लान कर रहे हैं, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, एंड देयर आर वेरियस, देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ वेरियस डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। इसमें एसक्यूएल डेटाबेसेस भी होती हैं और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस भी होती हैं, दोनों तरह की डेटाबेसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि कौन सी डेटाबेसेस आपने यूज करनी है। जब आपको इनपुट सारी आपने पास आ जाती हैं, अपना सारा होमवर्क कर लेते हैं आप, then based on those inputs you are required to take certain decisions during physical database design। decisions किस किस्म के हो सकते हैं, एट्रीब्यूट की डेटा टाइप्स आपने फाइनलाइज करनी है, आपने फिजिकल रिकॉर्ड्स हार्ड डिस्क पे जब आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है तो आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रोज होती हैं, वो किस तरीके से आपने स्टोर करनी है। मोस्ट ऑफ दी डेटाबेसेस में ये चीजें ऑटोमेटेड हो रही होती हैं, बट you get the facility to choose appropriate filing structure जिसमें वो डेटा आपका स्टोर होना चाहिए। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी आपके फिजिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि फिजिकल रिकॉर्ड आपने इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स आपने रखना होता है, फिर उनका क्या स्ट्रक्चर होगा। इसके साथ ही साथ इंडेक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट है, कुछ आइडिया इंडेक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और इंडेक्सिंग क्यों जरूरी होती है। फास्टर एक्सेस, इंडेक्सिंग फास्टर एक्सेस की जरूरी होती है। आपने डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज वगैरह पड़े होंगे, तो आमतौर से हम जो इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं वो ट्रीज बना के, मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज बना के इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं ताकि हमारी जो डेटाबेस की एक्सेस है वो फास्ट हो जाए। और क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, आपने जब क्यूरी लिखते हैं, अभी एसक्यूएल हमने पढ़नी है, तो क्यूरीज आप को ऑप्टिमाइज करने का मैकेनिज्म भी डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर होता है। समटाइम्स यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक योर क्यूरीज ऑप्टिमाइज ताकि आपकी जो रिट्रीवल है डेटा की वो फास्टर हो। तो ये डिफरेंट आपने डिसीजंस लेने होते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड आपने क्या करना है, इंडेक्सिंग, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल डेटा रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन। एक और बहुत बुनियादी चीज है कि फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अपने रेगुलेटरी कंप्लायंस करनी होती हैं। आपने स्पेशली जैसे बैंकिंग की साइट्स हैं, बैंकिंग साइट्स में फाइनेंशियल डेटा बड़ा होता है आपके अकाउंट्स में पता चले कल ₹1,00,000 पड़ा है, उसके बाद सारे सिफर गायब हो गए हैं कहीं से, बीइंग इनसिग्निफिकेंट। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स स्पेशली बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की जाती हैं जहां भी लीगल इश्यूज हों, फाइनेंशियल इश्यूज हों। तो
उसके लिए जो आपकी फिजिकल डेटाबेस डिजाइन ही में आप ये सारे मैकेनिज्म्स इन प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फिजिकल डेटा बेस कंप्लायंस में इट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेगुलेशंस। अगर बैंकिंग सेक्टर में है तो उसकी प्रॉपर फाइनेंशियल रेगुलेशंस होंगी, आपने वीकली रिपोर्ट्स को सबमिट करनी होंगी, आपके ऑडिट्स होंगे, उस सारे काम जो होंगे उसमें सारी अपनी टेक्निकल रिपोर्ट्स होती है कि आपने अपना जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स क्या है, मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स आपने साथ जमा करवानी होती हैं कि जो भी आपकी डेली होती हैं उसके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी ऑफ योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट की रेगुलेशंस हैं इस एरिया में। वन इज कॉल्ड SOX, सरबेनी ऑक्सले एक्ट, SOX, और इसका ओवरव्यू का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मकसद क्या है इसका? इट मैंडेट्स एनुअल इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट्स विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ कंट्रोल रिपोर्ट्स भी जमा करवानी होती हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है उसमें, $2 प्लेस इन SOX। सेकंड जो रेगुलेशन है, जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, इट इज कॉल्ड बेसल 2। और बेसल 2 में क्या होता है? इट सेट्स इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों जो रेगुलेशंस है, दोज डील विद फिजिकल डेटाबेस डिजाइंस, कि उस डिजाइन को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है और उसकी फिर जो मॉनिटरिंग होगी, दोज विल बी डन बाय द टेक्निकल पीपल। एक थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन है SOX कंप्लायंस की। It requires internal control report in annual financial statements to prevent frauds, and it emphasizes the importance of database integrity controls. कि डेटा को जो आप है उसकी इंटेग्रिटी यानी कि कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, वो चीज़ें कैसे इंश्योर की जा रही हैं। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक वाले कैसे उन ट्रांजैक्शंस को इंश्योर कर रहे हैं कि वो उसकी एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को कैसे इंश्योर किया जा रहा है। डेटाबेस कंट्रोल्स की जब हम बात करते हैं तो देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द रिपोर्ट्स। इसमें फील्ड लेवल डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल्स आ जाते हैं व्हिच वैलिडेट्स डेटा एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, कि डेटा एंट्री आपकी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, डेटा एंट्री में कोई फ्लॉस तो नहीं है, और वहां पे अपने चेक्स ठीक लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं। फिर डेटाबेस के ट्रिगर्स, ये बेसिकली अगर आपने डेटा एंट्री में कोई ऑटोमेशन लेकर आनी है तो फिर हम ट्रिगर्स डेटाबेसिस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ट्रिगर्स जितनी भी स्टैंडर्ड डेटाबेसिस हैं उनके अंदर ट्रिगर्स आप लिख सकते हैं। ट्रिगर्स आर आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ SQL, उसकी SQL लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। आप कहते हैं जी फला टेबल में जैसे मैं कोई एंट्री करूं तो ये फला टेबल्स के अंदर फला एंट्री खुद ब खुद हो जाए। तो इस तरीके से आप ये इंश्योर करने के लिए कोई डेटा आपका इनकंसिस्टेंट ना हो जाए, कंसिस्टेंट रहे, तो इसके लिए आप ट्रिगर्स वगैरह यूज करते हैं। Then stored procedure, again it is sort of functions which can be written in the form of SQL within DBMS. तो इन stored procedure का मकसद भी यही होता है कि आपने कोई जो रूटीन के काम है उसके लिए आप फंक्शंस बना देते हैं, और बाहर से जब क्लाइंट एक्सेस करता है तो वो जैसे ही उस stored procedure को एग्जीक्यूट करता है तो एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस के तहत कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जा सकती है। तो ये stored प्रोसीजर और ट्रिगर्स वगैरह को हम देखेंगे जब वंस वी आर गोइंग टू स्टडी SQL। फिर ऑडिट ट्रेल्स होते हैं, डिफरेंट ऑडिट ट्रेल्स ऑलरेडी DBMS में होते हैं। उन ऑडिट ट्रेल्स को आपने ऑडिटर्स को भी एक्सेस देनी होती है, और साथ उन ऑडिट ट्रेल्स को आपके जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी उनको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे होते हैं। और एक्टिविटी लॉग्स, ये आपने कोई इंट्रूजन वगैरह तो नहीं हो रही, उसके लिए एक्टिविटी लॉग्स भी अवेलेबल होते हैं DBMS के अंदर, उन लॉग्स को भी मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा DBMS सपोर्ट के मुतालिक भी आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है ऑडिटर्स को, जिसमें मॉडर्न DBMS सिस्टम कॉमनली प्रोवाइड्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कंप्लायंस टूल्स। जो भी कंप्लायंस टूल्स होते हैं उसके लिए DBMS इन कंप्लायंस टूल्स को सपोर्ट करने के लिए ये सारे सपोर्ट कर रही होती है।
and it aid in adhering to regulatory standards and simplify compliance reports. उससे होगा कि आपने जो compliance report आपने for example annually जमा करानी है तो वो reports आपको generate करके देती हैं DVMSs for those compliance needs. Any questions so far? थोड़ी ब्रेक लगा ले, सुनना हो जाए सही बात। हाँ जी, तेज से नोट कर रहे हैं, ठीक। क्या हुआ? ब्रेक बैठे बैठे ब्रेक, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो हमने शुरू में देखा था कि डेटा वॉल्यूम और डेटा यूजेज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे एनालाइज किए जाते हैं, ये एक टॉपिक है। 2-3 स्लाइड से इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपको जो एक EER डायग्राम नजर आ रही है, ये देखी हुई है पहले, तो देखी वाली लग रही है कि नहीं? देखी वाली लग रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सी वाली कंप्लीटनेस और डिसफ्लुएंटनेस क्या नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? थोड़ा बड़ा करके देखो। Similarly, designing of fields means columns. Those are also very important. And field, we define it formally as a smallest unit of data in a database which is one column. और फील्ड डिजाइन जब आप कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डेटा टाइप आपने कौन सी यूज करनी है। क्योंकि अगर आपने C++ भी पढ़ी है, C पढ़ी है आपने, अब डेटाबेस में डेटा टाइप्स का क्या फायदा होता है? डेटाबेस डेटा टाइप डिफाइन कर दें तो क्या होता है? कंसिस्टेंसी रहती है, कंसिस्टेंसी आती है। और क्या फायदा होता है? डेटा टाइप्स क्यों डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स की? क्योंकि कई जब इनिशियली जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट दैट वाज स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड इन मॉडर्न लैंग्वेजेस। मेमोरी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए, स्पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए, फिर होता है कि आपके स्पेसिफिक टाइप के डेटाबेस पे स्पेसिफिक जो लाइब्रेरीज बनाई गई हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के डेटाबेस को उस तरीके से उससे रेलिवेंट लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि उसके मुताबिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट है, डेट डेटा टाइप यूज करेंगे तो डेट रिलेटेड फंक्शंस आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटा टाइप्स के बहुत से फायदे होते हैं। क्या हो गया भाई, क्यों आवाजें निकल रही हैं आप लोग? कोडिंग को मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कोडिंग कैसे हम यूज करते हैं, कब जरूरत पड़ती है हमें। कंट्रोलिंग डेटा इंटीग्रिटी, अगेन कि डेटा को हमने फील्ड में हमने ये उस वक्त वर्कआउट करना होता है कि डेटा कैसे आपका उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, डेटा में करप्शन ना आए, करप्ट ना हो डेटा। मैनेजिंग मिसिंग वैल्यूज, अब मिसिंग वैल्यूज कोई हैं, कोई नल वैल्यूज आ गई हैं, कोई वैल्यू यूजर इनपुट नहीं की, तो उन वैल्यूज को कैसे डील करना है हमने, तो कहाँ पे हम ये इन्फोर्स कर सकते हैं कि नल वैल्यूज ना हो। लेकिन कई जगह ऐसी होती है आप नल स्पेस लेनी पड़ती है आपको, तो नल वैल्यूज अगर आती हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है उनको। और डिस्प्ले फॉर्मेट क्या होगा, फॉर एग्जांपल डेट की बात करें आप आपका जो पाकिस्तान का फॉर्मेट है वो डिफरेंट है और आपका डिफरेंट रीजन्स के डेट फॉर्मेट डिफरेंट है, तो डेट फॉर्मेट्स वो डिस्प्ले फॉर्मेट हैं वो भी सारे फील्ड लेवल पर ही प्लान किए जाते हैं।
अब अगर हम डेटा टाइप्स की थोड़ी सी स्पेसिफिकली बात करें तो दीज आर डिफरेंट डेटा टाइप्स विच आर अवेलेबल इन ओरेकल। कोई नाम आपको नजर आ रहे हैं? किस किस्म के नाम है? varchar2, varchar2, कैरेक्टर, सी लॉब, एक ब्लॉब होता है, एक सी लॉब, एक ब्लॉब है, एक नंबर, इंटीजर, डेट। ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स कुछ हैं जो आपने सुनी नहीं होंगी पहले। वारचार क्या होता है? वारचार ये है कि कैरेक्टर फील्ड है लेकिन वेरिएबल कैरेक्टर फील्ड। और इसके आगे अगर आप नंबर डालते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी varchar2 ब्रैकेट में डालते हैं 30, इसका मतलब है कि varchar की जो फील्ड है 30 से ज्यादा कैरेक्टर आप इसमें डेटा एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन इसका फायदा क्या है कि अगर आपने 2 डेटा एंटर किए, बाकी सारी स्पेसेस नहीं यूज की, तो इट विल कंज्यूम योर स्पेस, या आपकी स्पेस कंज्यूम होगी, इसमें कंज्यूम नहीं होगी। द वैल्यू लेस देन 30 कैरेक्टर विल कंज्यूम ओनली द रिक्वायर्ड स्पेस। तो जितनी है, दो एंटर किए हैं आपने, तो आपकी ये तो बेसिकली स्पेस कंज्यूम को इकोनोमाइज करने के लिए वारचार कॉमनली यूज की जाती है फील्ड्स में। इसके अलावा कैरेक्टर फील्ड नजर आ रही है। कैरेक्टर फील्ड फिक्स लेंथ फील्ड है। इसमें भी आप उसकी ब्रैकेट में जैसे कैरेक्टर 5 नजर आ रहा है, आप डालेंगे तो आपको पता है कि फिक्स 5 कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी CNIC डालना है आपने, आपको पता है कि CNIC का एग्जैक्ट नंबर होते हैं, तो वहां पे फिक्स फील्ड को आप यूज कर सकते हैं। एक सी लॉब है, इट इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग 4 गीगाबाइट। आपने बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स अगर आपने इसमें इंसर्ट करने हैं, डेटा डालना है, तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल इंस्ट्रक्शंस, कस्टमर कमेंट्स एक्सेट्रा, तो उसके लिए आप सी लॉब डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। एक नंबर डेटा टाइप है जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर आप डाल सकते हैं, 10⁻⁻130 से लेकर 10⁻126 साइज हो सकता है नंबर का। और इसके साथ आप इसको जब सेट करते हैं तो 5,2 नजर आ रहा है आपको नंबर 5,2। इसका क्या मतलब है? नंबर 5,2, तो 2 इज फॉर डेसिमल प्लेसेस, कि जी आप 2 डेसिमल प्लेसेस इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह एक इंटीजर के नाम से भी डेटा टाइप है, जिसे आप कह सकते हैं कि छोटा नंबर। छोटा नंबर, इसकी क्या लिमिट है? 38 डिजिट्स। एसक्यूएल सर्वर में स्मॉल इंट के नाम से एक डेटा टाइप अवेलेबल है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू द इंटीजर इन ओरेकल। फिर डेट की स्पेशल डेटा टाइप है जिसमें आप ये 14712 BC से लेकर 31 दिसंबर 999 के दरमियान की कोई भी डेट डाल सकते हैं। ये लिमिट्स हैं इसकी, ठीक है, यानी कि डेटा टाइप के साथ लिमिट्स भी होती हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, दैट इज ब्लॉब। ब्लॉब क्या? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। इसमें 4 गीगाबाइट का बाइनरी डेटा डाल सकते हैं, फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, साउंड क्लिप्स वगैरह डाल सकते हैं। ये सारी चीजें, इस किस्म की चीजें अगर आपने अटैच करनी है तो देन यू कैन यूज ब्लॉब डेटा टाइप। ये इसकी बात करें सी लॉब की, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, इसमें आप कैरेक्टर्स की फॉर्म में जो टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो आएंगे इसमें। इसके अंदर आपके बाइनरी डेटा होगा। ये समझे टेक्स्ट फाइल्स हैं या टेक्स्ट डेटा है, ये बाइनरी डेटा है। ये बुनियादी फर्क है सी लॉब और बी लॉब में। दिस फिगर, दिस स्लाइड इज शोइंग द डेटा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर का ये लिंक दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा छोटा नजर आ रहा है, आपको दूर से नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मैंने जो स्नैपशॉट उठाया है यहाँ से, इस लिंक से उठाया है, तो आपको नजर आएगा कि एसक्यूएल सर्वर की डेटा टाइप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेटा टाइप्स बनाई हैं। इवन दे हैव कैटेगराइज डिफरेंट डेटा टाइप्स इन वन कैटेगरी। तो कैटेगरीज में आपको नजर आएगा एग्जैक्ट न्यूमेरिक कैटेगरी,
अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक कैटेगरी, डेट टाइम कैटेगरी में भी बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर्स, यूनिकोड कैरेक्टर्स, बाइनरी जिसमें ब्लॉब वगैरह आता है, एंड अदर्स में भी बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। तो ये बहुत बड़ी रेंज देता है एसक्यूएल सर्वर, ठीक हो गया, जबकि ओरेकल की डेटा टाइप्स की रेंज कम है। ब्रेक, ठीक। ओके, कोडिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आके जाके एक्सप्लेन करूंगा कोडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं और क्यों यूज करते हैं आप। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये फॉर एग्जांपल एक टेबल है, टेबल के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, और ये जो फिनिश की जो फील्ड है, फिनिश की फील्ड आप अगर हम एज्यूम करें कि फिनिश फील्ड के अंदर देर आर 3 डिफरेंट वेरिएशंस, सी है, ए और बी है, लेकिन सी ए बी के नहीं है, ये है कि इसके काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और विच कंज्यूम्स लॉट ऑफ स्पेस, यानी कि जो वैल्यू है फिनिश की, फिनिश में इंफॉर्मेशन में अगर हम ये टेबल ना यूज़ करें, ये एक लुकअप टेबल लगा हुआ है यहाँ पे, अगर इस टेबल को हम ना यूज़ करें तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू वाली फील्ड है, ए की जगह में यहाँ पे ये बिर्च और इससे रिलेटेड जो भी लंबा चौड़ा टेक्स्ट है जो कि टेक जगह कंज्यूम कर रहा है उसको हम डालेंगे। इसी तरह सी की जगह हम यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी होगी वो सारी की सारी यहाँ पे डालेंगे, और बी की जगह हम ये जो मैपल और इससे रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे डालेंगे। तो अगर हम ये लुकअप टेबल ना यूज करें तो हमें क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, प्रोडक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू में बहुत ज्यादा ये स्पेस कंज्यूम करने वाली इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, और ये इंफॉर्मेशन रिपीट भी हो रही है। सी है जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी, फिर वही इंफॉर्मेशन दोबारा आएगी, फिर ए है, ए हो सकता है ए, तो ये तीनों ए बी सी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही होगी, और ये इंफॉर्मेशन जगह भी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम और जो है उसमें स्पेस, इस पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मतलब आपने रिस्पॉन्स बेहतर लेनी है या अपनी स्पेस बचानी है, ये डिसीजन आप यूज करके डिसाइड करते हैं ना। ये मतलब ये लुकअप टेबल का एक मैं पर्पस बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप यूज करेंगे, मैंडेटरी नहीं है यूज करना। हाँ हाँ, फिर नहीं करेंगे यूज, फिर यूज नहीं करेंगे। अगर डेटा आपका रिपीट हो रहा है बार बार, एक ही इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा वो स्पेस ले रही है, तो आप इस तरह का एक लुकअप टेबल बना लेंगे और आप लिंक कर देंगे। ये जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है सिर्फ देखें एक दफा यहाँ पे लिखेंगे आप, और बी भी एक दफा लिखेंगे, सी भी एक दफा ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे उस की को लिंक कर देंगे आप, तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस टेबल में बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ रही आपकी, तो आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है, वो साइज है, वो कम हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लुकअप टेबल्स। तो हमने क्या किया कि हमने एक ये कोडिंग की है, अपने डेटा की कोडिंग की है हमने, एक डेटा स्ट्रक्चर को ए कह दिया है, एक डेटा को हमने बी कह दिया और एक सी कह दिया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड a coding technique, and coding technique is primarily used for conserving your size of your tables. तो ये this is one typical technique which is used in databases. अब डेटा इंटीग्रिटी को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जैसे अपने पहले भी डिस्कस किया कि डेटा टाइप्स डिसाइड करना, इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। इसका कई दफा होता है कि आप डिफॉल्ट वैल्यूज डिसाइड कर देते हैं कि अगर किसी ने डेटा ड्यूरिंग डेटा एंट्री डेटा नहीं एंटर किया, तो बजाय इसके कि फील्ड में नल वैल्यू हो, there should be some default value in that field. So you can also
मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू इन योर डेटाबेस। पर्पस ये है कि डेटा इंटीग्रिटी अचीव करनी है, तो डिफरेंट मैकेनिज्म अवेलेबल है आपके पास। रेंज ऑफ कंट्रोल, आप अलाउबल वैल्यूज फिक्स कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जी ये फॉर एग्जांपल आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप कहते हैं 1 और 10 के दरमियान ही वैल्यू डाल सके, इससे ज्यादा ना डाल सके वैल्यूज। तो इस तरीके से आप रेंज के जरिए भी आप इनपुट्स को कंट्रोल करते हैं ताकि कोई गार्बेज इनपुट ना हो सके। इसी तरह आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये कॉन्सेप्ट जो हमने लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कंस्ट्रेंट्स जब आप अप्लाई कर देते हैं, अपडेट कंस्ट्रेंट्स, डिलीट कंस्ट्रेंट्स, उससे ये होता है कि आपकी फॉरेन की और प्राइमरी की आपस में हमेशा लिंक्ड रहती हैं। तो इट इज़ अगेन वन ऑफ द मैकेनिज्म्स टू अचीव डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा टाइप्स को स्पेसिफाई करना, डिफॉल्ट वैल्यूज डिसाइड करना, रेंज को स्पेसिफाई कर देना, नल वैल्यूज को कंट्रोल करना, आप अलाउ ना करें नल वैल्यूज को, आप कहते हैं यहाँ पे नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो दैट इज वन वे। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करना, दिस हेल्प्स इन अचीविंग डेटा इंटीग्रिटी। मिसिंग डेटा अगर आ जाए तो फिर उसके साथ भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं उस डेटा को हैंडल करने के लिए। एक तरीका ये होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एन एस्टिमेट ऑफ मिसिंग वैल्यू फॉर एग्जांपल यूजिंग अ फार्मूला बेस्ड ऑन सम मीन वैल्यू। आप ये में भी एक फार्मूला लगा सकते हैं कि जी इस पूरे कॉलम में जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं इनका मीन निकालो और जो मीन वैल्यू है वो मिसिंग डेटा की जगह पर डाल दो। दिस कुड बी वन वे ऑफ हैंडलिंग अगर कोई डेटा मिस हो गया है डेटा एंट्री के दौरान। इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं मिसिंग डेटा एंड कंस्ट्रक्ट्स अ रिपोर्ट लिस्टिंग मिसिंग वैल्यूज टू बी रिजॉल्व्ड बाय द रेलेवेंट पर्संस। यानी कि आप मिसिंग वैल्यूज का प्रिंट आउट निकालते हैं या कोई पीडीएफ बनाते हैं और भिजवा देते हैं रेलेवेंट पर्सन को कि जी ये डेटा आपकी तरफ ने डाला था मिस है, इस डेटा को आप दोबारा री एंटर करें ताकि वो आपका मिसिंग डेटा फुलफिल हो जाए। लेकिन है कि काफ़ी है बेटा बातें ना करें ना करें। देन इग्नोर मिसिंग डेटा अनलेस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। कई सिचुएशन में होगा कि आप कहेंगे मिसिंग वैल्यू कोई नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तो मिसिंग डेटा के लिए भी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज प्लान की जाती हैं कि मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करना है हमने। डीनॉर्मलाइजिंग द पार्टीशनिंग एंड पार्टीशनिंग द डेटा। कई सिचुएशन होती है जब हमें डेटा को डीनॉर्मलाइज करना पड़ता है फॉर अचीविंग द परफॉर्मेंस, और पार्टीशनिंग भी की जाती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़े से हम डिस्कस करते हैं। The efficiency of database processing is significantly affected how logical relations are structured as database tables. उनको टेबल आपके किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी एफिशिएंसी कैसी है। एंड डीनॉर्मलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है? इट इज अ मैकेनिज्म दैट ऑफन यूज्ड टू इंप्रूव efficient processing of the data and quick access to the stored data. तो डीनॉर्मलाइजेशन इसीलिए हम जब डेटा वेयर हाउसेज होते हैं उनमें डेटा को डीनॉर्मलाइज करके रखते हैं क्योंकि बहुत ह्यूज डेटा होता है, गीगाबाइट्स में डेटा होता है, तो फिर हम वहाँ पे डेटा डीनॉर्मलाइज करके रखते हैं ताकि हम, क्योंकि हमने सिर्फ डेटा को रीड करना होता है, तो एनॉमलीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि एनॉमलीज सिर्फ एप्लीकेबल है अपडेट्स, डिलीट और इंसर्ट पे। अगर ये तीन काम नहीं करने आपने तो फिर एनॉमलीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जनरली डेटा वेयर हाउसेज में एनालिसिस के लिए डेटा सिर्फ रीड किया जाता है, तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक सिचुएशन में अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही हैं और आप समझते हैं कि यहाँ पे कंप्लेन इतनी ज़्यादा है कि इट इज़ अफेक्टिंग आवर बिजनेस, तो फिर आप डीनॉर्मलाइजेशन स्ट्रेटजीज की तरफ जाते हैं और उसका जनरल आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। डीनॉर्मलाइजेशन में इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्मलाइज्ड रिलेशन इनटू अननॉर्मलाइज्ड। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, हम टेबल्स, एक बड़े टेबल को ब्रेक करके छोटे टेबल्स में लेके आते हैं। डीनॉर्मलाइजेशन ये है कि हम छोटे टेबल्स को मर्ज करके बड़ा टेबल बनाते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं हमें डीनॉर्मलाइजेशन के? इट कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस स्पीड बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ टेबल लुकअप्स, by reducing the number of joins,
इन द क्यूरीज अभी हमने पढ़नी है एसक्यूएल, तो एसक्यूएल में ज्वाइन का कॉन्सेप्ट होता है। तो ज्वाइंस जो है वो इट कंज्यूम्स योर टाइम। एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू डेटा डुप्लीकेशन, क्योंकि जब डीनॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इसका मतलब है कि डेटा की डुप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं डेटा की डुप्लीकेशन आएगी, जिसकी वजह से यू शुड बी रेडी फॉर वेस्टेड स्टोरेज स्पेस, आपकी स्टोरेज स्पेस ज़ाया होगी और डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज आ सकते हैं। तो इसको आपको अगर डीनॉर्मलाइजेशन करनी है तो इन चीज़ों को भी अपने साथ हैंडल करना पड़ेगा आपको, और उसका मतलब है कि आपको जो प्रोग्रामिंग है फ्रंट एंड पे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के चेक लगाने पड़ेंगे, विच मीन्स वेरी डिटेल्ड प्रोग्रामिंग टू हैंडल these data integrity issues at application level. अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि वहां पे आपके डेटा इंटेग्रिटी के इश्यूज आ सकते हैं ना, तो उन इश्यूज को फिर हैंडल आप डेटाबेस लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डेटाबेस को डीनॉर्मलाइज कर दिया, तो आपको एप्लीकेशन लेवल पे वो फिर चेक्स लगाने पड़ेंगे। जैसे ट्रिगर्स हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं, वो आपको इन्फोर्स करने पड़ेंगे ताकि डुप्लीकेशन, कहीं फॉर एग्जांपल एक इंसर्ट एनॉमली आई है, तो आपको मल्टीपल जगहों पे एक चीज इंसर्ट करनी पड़ी है, तो फिर आप वो प्रोग्रामेटिकली ऑटोमेशन से करेंगे कि जी फाइंड ऑल द रोज ऑफ फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आईडी और सिमिलर प्रोडक्ट आईडी, और जहां जहां प्रोडक्ट नेम और ये चीजें डाली हैं वहां पे भी ऐड कर दे। तो इस तरीके से आपने कोई चेंज करना है आपने, तो आप मल्टीपल जगहों पे हैंडल करने के लिए आपको फिर ऑटोमेशन करनी पड़ेंगी ताकि वो ये डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज ना हो। सो अपॉर्चुनिटीज फॉर डीनॉर्मलाइजेशन, अब इसके थोड़ी सी एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, टू एंटिटीज विद वन टू वन रिलेशनशिप। अगर दो एंटिटीज हैं उनके वन टू वन रिलेशनशिप है, तो वहां डीनॉर्मलाइज करना जो है वो कैसे करेंगे। अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहीं आ जाता है, तो जहां पे एसोसिएटिव एंटिटी में नॉन कीज है, उसकी अपनी प्राइमरी की नहीं है, और कहीं रेफरेंस डेटा यूज कर रहे हैं, तो तीन सिचुएशन हम देखते हैं। आइडियल नहीं, आइडियल नहीं, एग्जांपल है कि डीनॉर्मलाइजेशन जब कहते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि ये सिचुएशन अब अगर आप देखते हैं कि जी यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर आप फॉर एग्जांपल ये पहली एग्जांपल है, यहाँ पे दो टेबल्स हैं जिनके दरमियान में वन टू वन रिलेशनशिप है, एक मैंडेटरी साइड है और एक ऑप्शनल साइड है। आप देखते हैं परफॉर्मेंस के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इन दो टेबल्स को मर्ज करके एक टेबल बना सकते हैं टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस आप समझते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, लेकिन इसमें एप्लीकेशन साइड से रिलेटेड जो डेटा होगा वो डुप्लीकेट करना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलेशन में देखें आप, तो स्टूडेंट टेबल है और ये एप्लीकेशन टेबल है। तो स्टूडेंट टेबल का ये रिलेशन नजर आ रहा है आपको, स्टूडेंट आईडी और कैंपस एड्रेस, और यहाँ पे नजर आ रहा है आपको एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन डेट, क्वालिफिकेशन, और ये स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन की यहाँ पे आएगी ऑप्शन साइड पे। दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, कि वन टू वन रिलेशनशिप होगा तो क्या होगा कि ये प्राइमरी की यहाँ पे एज अ फॉरेन की आएगी। अब ये कि अगर हमने इनको मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो इसमें स्टूडेंट आईडी, कस्टमर आईडी तो आ गई आपकी इस टेबल में, और यहां से स्टूडेंट आईडी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने फॉरेन की थी, उसकी जरूरत नहीं है हमें, और एप्लीकेशन डेट और क्वालिफिकेशन, ये दो टेबल हम जो फील्ड्स हैं यहां पे ले आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया उसके अगेंस्ट यहाँ पे नल आ रहा होगा एप्लीकेशन डेट और क्वालिफिकेशन में, वो नल जाएगा, और जिस स्टूडेंट ने अप्लाई किया उसकी पूरी सारी फील्ड्स एप्लीकेशन वाली फील्ड होंगी, और जिसने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये ऑप्शन साइट थी, कोई स्टूडेंट अप्लाई करेगा कोई नहीं अप्लाई करेगा। हेलो बेटा, इधर आए।
आ जाओ, दूसरे भी आ, तुम भी आ जाओ। ओ ना बेटा, उनको जरासीम लग गए हैं एक दूसरे के पास बैठ के। ये समझ आई है क्या किया हमने? ये दो टेबल्स को मर्ज किया है। दिस इज व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन। तो हमने ये दो, ये मैग्नेटिक साइड वाली है, ये तो पूरे का पूरा एज इट इज आ गया। यहां से क्या कुछ उठाया हमने, सिर्फ ये दो जो ब्लू में नजर आ रही थी वो उठा ली है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि डीनॉर्मलाइज कर दिया हमने। प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे ये कोई स्टूडेंट अप्लाई करेगा, कोई नहीं अप्लाई करेगा। इट इज ऑप्शनल साइड। सम स्टूडेंट विल अप्लाई एंड सम स्टूडेंट विल नॉट अप्लाई। इसलिए हमने इसको सेपरेट एंट्री। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टूडेंट अप्लाई नहीं करेगा उसकी नल वैल्यूज आ रही होंगी यहाँ पे, और जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसकी वैल्यूज पूरी आ रही होंगी, चारों फिक्स की होंगी। तो इस तरह की स्टोरेज स्पेस वेस्टेज हो रही है इसकी वजह से। लेकिन है कि अगर हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस हमारी बहुत इंप्रूव हो गई है तो वी कैन डू दैट। नहीं किया तो वापस आ क्योंकि हमारा पहले टोटल 6 कॉलम हमारे पास 4 है। ये समझाने के लिए ये समझाने के लिए हो सकता है इसमें 1 लाख और फीट भी ज्यादा होंगे। तो एग्जाम्पल है ना, स्लाइड के अंदर चीजें क्या पूरी करना है। हो सकता है इसकी 120 फीट हो, इसकी भी हो सकता है 50 फीट हो। वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो इतने छोटे टेबल नहीं होते, बहुत बड़े बड़े टेबल होते। तो इसके लिए उससे लाखों में रिकॉर्ड, वहां पर आपके स्पेस, फिर आप परफॉर्मेंस इश्यूज भी आ जाते हैं, बाकी चीजें आ जाती हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, मैनी टू मैनी एग्जांपल, जिसके दरमियान में एक एसोसिएटिव एंटिटी नजर आ रही है। इसे जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ रिलेशन, तो दिस इज अ रिलेशन, वेंडर आईडी, एड्रेस, कस्टमर नेम, और यहाँ पे आपको नजर आ रही है आइटम आईडी और डिस्क्रिप्शन। और जो एसोसिएटिव एंटिटी है, इस दोनों में फॉरेन कीज आ रही हैं और साथ एक प्राइस का कॉलम आ रहा है। सो दिस इज टिपिकल ट्रांसलेशन ऑफ एसोसिएटिव एंटिटी रिलेशन इनटू अ रिलेशनल स्कीमा। अब यहाँ पे अगर हम डीनॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये बीच में जो प्राइस कोट वाला एक टेबल है, हम कहते हैं जी क्योंकि वो ज्वाइंस ज्यादा हो रहे हैं तो हम ज्वाइन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये प्राइस कोट वाली जो एंटिटी है इसे हम रिमूव कर देते हैं और टेबल को रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं हम, ये वेंडर आईडी, एड्रेस, कस्टमर नेम, ये तो पूरे का पूरा आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ कि हमने आइटम आईडी, ये तो लिंक करने था के लिए था, तो आइटम आईडी यहाँ ऑलरेडी प्राइमरी की पड़ी है, डिस्क्रिप्शन पड़ी है। आपने सिंपली क्या किया कि यहाँ से प्राइस उठा के यहाँ ले गए हैं, ठीक हो गया। अब आइटम आईडी और वेंडर आईडी यहाँ पर आ गया। अब ये बेसिकली क्या है, वेंडर कैन हैव मेनी आइटम्स, कैन कोट मेनी आइटम, एन आइटम कैन बी कोटेड बाय मेनी वेंडर्स। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेनी टू मेनी इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे कि नहीं हो रहा? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैसे हम इंश्योर करें कि इट इज अ दो टेबल के साथ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैसे बन गया हमारा। एक आइटम और एक वेंडर है, ठीक है। आइटम 0 और हाँ आइटम 0 आप आइटम आईडी है और दूसरा क्या है, वेंडर आईडी है। आइटम आईडी 0 है, वेंडर आईडी 0 है, वेंडर आईडी 1 है, आइटम आईडी 0 है, आइटम आईडी 1 है और वेंडर आईडी 0 है। ये पूरा ग्रुप रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन आप मल्टीपल 0 आइटम मल्टीपल वेंडर्स को दे सकते हैं और एक वेंडर को मल्टीपल आइटम दे सकते हैं। ये एक वेंडर है 0, इसको हमने मल्टीपल आइटम दे दिए हैं, और ये एक आइटम है जो कि हमने
क्या किया, मल्टीपल वेंडर्स को दे दिया। तो मैनी टू मैनी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय क्रिएटिंग अ कंपोजिट टीम, ठीक है। लेकिन इसमें आपके इश्यूज भी आएंगे कि नहीं आएंगे कोई। ये प्राइस आइटम, ये जो आइटम की डिस्क्रिप्शन है ना, जब भी आइटम आप डालेंगे, जब भी आइटम जीरो डालिए तो डिस्क्रिप्शन आपको डालनी पड़ेगी, बार बार एक ही डिस्क्रिप्शन रिपीट करनी पड़ेगी, डुप्लीकेशन हो रही है। अब ये है कि फिर इसको आप ऑटोमेशन करके ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं फिर, कि आप जैसी आइटम के साथ रिलेशनशिप बने तो जो डुप्लीकेट फील्ड है ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेटिकली फिल हो जाए। नहीं, ट्रिगर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, ट्रिगर्स इस काम के लिए यूज किए जाते हैं। तो मैंने के पहले देखना होगा तो बस टेबल की वैल्यू से पता चल सकता है, से ग्राफिकल। हाँ, ग्राफिकल, ठीक है। तो क्लासिकल तरीका ये है, लेकिन आपने इस मामले पे कब आना है, परफॉर्मेंस इशू आ रहा नहीं आ रहे तो ये आपको इस पे रहना चाहिए स्ट्रक्चर पे, उसमें आपके लिए एप्लीकेशन लेवल पे कंपैसिटी कम होगी और आपके इंटीग्रिटी इश्यूज आसानी से हैंडल हो जाएंगे, मैनेज हो सकते हैं अगर आप क्लासिकल डिजाइन करेंगे नॉर्मलाइज टेबल्स की फॉर्म में। कई दफा हमें रेफरेंस डेटा यूज करना पड़ता है। ये थर्ड एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है 12, 13, 20, 25। तो आपने कहा स्टोरेज, हर स्टोरेज इंस्ट्रक्शन को हम एक आईडी असाइन कर देते हैं और स्टोरेज डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो हर स्टोरेज इंस्ट्रक्शन की फॉर एग्जांपल 100 के करीब स्टोरेज इंस्ट्रक्शन है, तो आपने हर आइटम के लिए सिर्फ स्टोरेज इंस्ट्रक्शन की आईडी पर लिंक कर दें आप, तो वहां से आप एक्चुअल स्टोरेज इंस्ट्रक्शन जो कि लंबी स्टोरी हो सकती है विच में कंज्यूम लॉट ऑफ डेटा, तो हम इस तरीके से हम एक तरह की रेफरेंस डेटा बनाते होते हैं और आप अलग से फिर दैट कैन बी यूज रिपीटेडली। एक तरह का लुकअप टेबल टाइप चीज भी है, एक तरह का लुकअप टेबल है कि आपने हर चीज एक डिटेल डाल दी और उसको लिंक कर दिया अपने एक्चुअल ट्रांजैक्शनल डेटा में। तो अगर लुकअप टेबल आप खत्म करना चाहें बाय फॉर परफॉर्मेंस रीजंस, इसका मतलब है कि आपके तो स्पेस ज्यादा कंज्यूम होगी, कोई आपकी अगर आईडी आप नहीं यूज करते, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है जो जहां से बनता है, लेकिन हमने मर्ज कर दिया इसको। अब मर्ज करेंगे तो अब क्या इसमें मसला नजर आएगा हमें, फायदा तो हो गया, हम कहते हैं जी ज्वाइन कोई नहीं है, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, लेकिन आपको ये डिस्क्रिप्शन आइटम जो वेयर स्टोर और कंटेनर टाइप, ये आपको बार बार ये दो चीजें आपको रिपीट करनी पड़ेंगी हर आइटम के साथ, और अगर एक ही इंस्ट्रक्शन मल्टीपल आइटम के साथ यूज हो रही है तो चीज बार बार रिपीट हो रही होगी आपकी, तो आपका स्पेस ज्यादा कंज्यूम हो रही है लेकिन ज्वाइन आपका खत्म हो गया है। Here we have extra stable access and here we have data duplication. This is the concluding slide for denormalization, that denormalize with caution. Denormalize with caution. Denormalization can increase the chances of error and inconsistencies caused by reintroducing anomalies into the database and can force the reprogramming of system if business rules change. Secondly, denormalization almost always also leads to more storage space. तो जब भी denormalization करेंगे तो you should be mentally ready कि आपकी storage space ज़्यादा consume होगी. Overall performance does not depend solely on number of table access, but rather also on how tables are organized in database. तो इसमें जिसमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट्स हम आगे देखेंगे। आई थिंक